नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का आज स्वागत है। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में इंट्री एंड एग्जिट के बारे में समझेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप राइट टाइमिंग पे, राइट इंट्री लेवल पे अगर ट्रेड को लेते हैं तो जिस लेवल पे आप ट्रेड इंटर करते हैं वहाँ से आपको मार्क टू मार्केट लॉस ज़्यादा नहीं दिखता है। अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना कंपैरेटिवली आसान है। कई लोग होते हैं कि अब जैसे हम लोग डेटा बहुत सालों से देख रहे हैं, चार्ट्स को भी काफ़ी सालों से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप लोग में से भी कई ट्रेडर होंगे या चार्ट्स देखते होंगे, और डेटा भी देख रहे हैं, और डेटा से डायरेक्शन पकड़ना भी काफ़ी हद तक हम पकड़ पा रहे हैं कि क्या मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाने के लिए केवल डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप राइट टाइम पे अपने ट्रेड को इंटर कर सकें। यानी टाइमिंग द ट्रेड, जिसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब माना जाता है, कि आप राइट टाइम पे ट्रेड को इंटर कर पाएं। और इसका फ़ायदा यह है कि आप जहां पे ट्रेड लेते हैं वहां से आपको लॉस एम टू एम छोटा दिखता है, और या पोजीशन लेते ही प्रॉफिट आती है। तो इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। कुछ चार पांच ट्रिक्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक तो वीवैप है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा और दो तीन मेथड्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये तो एक एंट्री के बारे में हो गई। फिर हम लोग एग्जिट के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेड को खास तौर से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या क्या एग्जिट स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो करते हैं, या किस तरीके से एग्जिट लेना चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू होती है, और टाइम वैल्यू होने के कारण अगर हम राइट लेवल पे प्रॉफिट नहीं बुक करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स आपका आ रहा है वो पूरा का पूरा प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है, और प्रॉफिट वाली पोजीशन क्या तो ब्रेक इवन आ जाती है या लॉस में चली जाती है। तो ये बेसिकली आज का जो अपना टॉपिक है, ये इसी पे पूरा का पूरा ये टॉपिक है। और इसमें हम इंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी को समझेंगे, फिर एक बेसिक हल्का फल्का पीसीआर के बारे में भी समझ लेंगे कि पीसीआर किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सब बातचीत करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं जो हमारे टीवी शोज़ हैं उसके बारे में आपको हाईलाइट कर दूं। और मेन टीवी पे हमारे ऑप्शन से रिलेटेड एक तो 12:35 से 12:50 के बीच में निफ्टी ऑप्शंस पे ट्रेड आती है। दूसरा, हर दिन आप मुझे 2:15 से 2:30 के बीच में देख सकते हैं। और तीसरा, मंडे एंड वेडनेसडे को 7:40 से 7:50 के बीच में शाम को देख सकते हैं। अब इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये 12:35 से 12:50 वाला है, ये आपको करीब करीब 99% मैं हर दिन मिल जाऊंगा इस टाइमिंग के शेड्यूल में। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई ना कोई एक ट्रेडिंग कॉल आपको 12:35 से 12:50 के बीच में जी बिजनेस पे मिल जाएगी मेरे द्वारा। जो सेकेंड टाइमिंग है 2:15 से 2:30 के बीच में, इसमें जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड दे पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में मूवमेंट हो जाती है, और होने के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी उतने मिलने के चांसेस नहीं होते हैं 2:15 से 2:30 के बीच में। तो इस सोर्स को कभी कभी हम लोग स्किप भी कर देते हैं। रीज़न ये है कि उस दिन अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही है, तो वो फिर ट्रेड शो को स्किप करते हैं। बट ये शो नंबर 1 जो 12:35 से 12:50 के बीच में है, ये आपको 99.99% आपको हर दिन ये ट्रेड, आपको एक ट्रेड मिलता है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो भी ट्रेड हम जी बिजनेस पे दे रहे हैं आपको, अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। और ये ट्रेड आप छोटी क्वांटिटी से ही करके देखें। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इसे रेगुलर करेंगे तो आपको पीसीआर की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और धीरे धीरे प्रॉफिट भी आने आने लग जाएगा। रूल्स के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, तो पूरे मंथ के एंड में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के
निकलेंगे अगर आप 12:35 से 12:50 वाला जो ऑप्शंस की ट्रेड है उसको लेते हैं तो। और ये मान के चलिए कि ये जनरली इंट्राडे होता है, क्योंकि आपको टाइम 2 ढाई 3 घंटे का मिल जाता है, तो इसमें ये ट्रेड मेच्योर हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्राडे में ही आपको 20 25 30 पॉइंट का प्रॉफिट इस टाइमिंग पे मिल जाता है। तो आप अगर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो फिर अलग मैटर है, वहाँ पे आपको रेगुलर ट्रेड्स जो भी हम लोग दे रहे हैं। बट अगर आप मेंबर नहीं हैं तो इस तरीके से आप 12:35 और 12:50 के बीच में जी बिजनेस में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक ऑप्शंस के ट्रेड मिल जाएंगे, और वो पूरा का पूरा जो ट्रेड है उसका लॉजिक जो है वो पीसीआर और जो आज हम लोग इस वेबिनार में एंट्री रूल्स को डिस्कस करेंगे उसी के बेसिस पे है। और आप खुद से जब ट्रेड को देखेंगे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो मैं ट्रेड वहाँ पे दे रहा हूँ उसमें क्या लॉजिक्स आ रहे हैं, सो दैट आपको भी लर्निंग मिलेगी इससे। अब हम आगे नेक्स्ट तो ये तो हो गया हमारे सोर्स के बारे में। और जब हम आज जो हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, आज हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक तो बेसिकली इंट्रीज पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि हमें किस तरीके से इंट्री करनी है। तो उसमें एक ब्रेकआउट इंट्रीज होती है। अब हमें ये समझना है कि इंडेक्स ऑप्शंस में किस तरीके की इंट्री हमें लेनी चाहिए। ब्रेकआउट एंट्री इंडेक्स ऑप्शंस में काम करती है कि नहीं करती है, इसके बारे में हम समझेंगे। और जो एंट्रीज होती हैं वो स्टॉक्स में डिफरेंट तरीके से की जाती है और इंडेक्स ऑप्शंस में डिफरेंट तरीके से की जाती है। तो इंडेक्स में एक तो हो गया आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा हो गया आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, और तीसरा हो गया आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स की ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेकआउट इंट्रीज हैं, यानी ब्रेकआउट का मतलब हो गया कि मार्केट बहुत दिनों से रेंज में चल रही है या 1 2 घंटे से रेंज में चल रही है, फिर अचानक से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, तो उस समय ट्रेड को इंटर करना, जिसे हम ब्रेकआउट इंट्रीज बोलते हैं। तो ब्रेकआउट इंट्री जस्ट आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ब्रेकआउट एंट्री नॉर्मली ऑप्शंस में उतना अच्छे से काम नहीं करती है जितना कि स्टॉक्स में काम करते हैं। ऑप्शंस जैसे टाइम वैल्यू डिके होती है, तो ऑप्शंस में ज्यादा पुल बैक एंट्री या रिवर्सल सेटअप, बेसिकली पुल बैक एंट्री ज्यादा अच्छी काम करती है। जैसे कि जो वीवैप स्ट्रेटजी है वो एक पुल बैक है, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हैं उसे उसे भी हम पुल बैक बोलते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके होती है और आपको राइट टाइमिंग करना है। तो ऑप्शंस में अगर आप इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं तो वहां पे ब्रेकआउट एंट्रीज से बेहतर है कि पुल बैक या फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंट्रीज ज्यादा काम करती है। वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे उसे देखना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। फिर एक होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग, ये कोई भी बड़े मूव होने के पहले स्टॉप लॉस हंटिंग आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में देखने को मिलती है। और जनरली फर्स्ट हाफ में आपको कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिलेगी, और सेकेंड हाफ में मार्केट में कंटिन्यूएशन मूव आता है। तो जैसे मान लीजिए कई बार इवेंट है, जैसे मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, या अभी इजराइल और ईरान का जो वार चल रहा था, उस समय भी मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, उसके बाद मार्केट वन वे ऊपर की तरफ रैली हुई। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरीके से देखना चाहिए और ये क्या होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो लॉन्ग हैं, जो बाई करके बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस कटता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। तो उस केस में जिनकी पोजीशंस कट गई, क्या तो वो री इंटर करते हैं तो और तेजी से मार्केट ऊपर मूव करती है, या फिर शॉर्ट पोजीशन जिनकी है वो स्क्वायर ऑफ करते हैं तो और फास्ट मार्केट में मूवमेंट आता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग एक काफी स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल फॉर्मेशन या ऐसा मेथड है जिसमें आपको काफी फास्ट मोमेंटम मिलती है। फिर हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रही है और ट्रेंड वन वे कंटिन्यूएशन है। आज थोड़ा सा पॉज आया है मार्केट में 100 सवा 100 पॉइंट का, बट ओवरऑल देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड है। तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस क्या होते हैं, कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होती है। अब मान लीजिए मार्केट 100 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो हमें गैप्स को कैसे स्टडी करना है और गैप के सिचुएशन में आपको क्या देखना चाहिए। गैप के सिचुएशन में मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जो विक्स से रिलेटेड है।
आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको करीब करीब ये समझ में आ जाएगा कि जो गैप डाउन हुई है वो उसकी कितनी अहमियत है वो, यानी कि अगर वो गैप डाउन है तो क्या गैप डाउन के बाद और नीचे मार्केट जाएगा, या गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवर हो जाएगा, या गैप अप होने के बाद कई बार क्या होता है कि मार्केट गैप अप होता है, फिर हल्का फुल्का कंसोलिडेशन आती है, फिर अल्टीमेट ऊपर चली जाती है, या फिर गैप अप होने के बाद मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। तो इसको समझने के लिए हमें विक्स पे थोड़ी नज़र रखनी होती है, उससे आप थोड़ा फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि बेसिकली ये जो गैप हुआ है ये गैप सस्टेन करेगी या नहीं सस्टेन करेगी। और फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल के बारे में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल दो तरीके से देखा जाता है। एक तो देखा जाता है कि चार्ट्स आप लगा लीजिए, और चार्ट में अगर 3 बार कोई एक लेवल से मार्केट बाउंस किया है तो टेक्निकली उसे बोला जाता है कि वो एक सपोर्ट लेवल है। मिनिमम 2 होना चाहिए, और 3 है तो और वैलिड है, 3 से ज़्यादा है तो और वैलिड है। इसी तरीके से रेसिस्टेंस में क्या होता है कि अगर किसी एक लेवल से मार्केट रिवर्ट कर गई 2 से ज़्यादा बार, तो उसे हम रेसिस्टेंस की तरह मानते हैं। ये हो गया टेक्निकल लेवल्स के स्टडी के हिसाब से। बट नॉर्मली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हमें कंबाइन करना चाहिए ऑप्शंस के डेटा के भी हिसाब से, यानी कि कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स एंड पुट का, और वो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को स्ट्रेंथ देती है। अगर मान लीजिए सपोर्ट है किसी लेवल पे, टेक्निकली सपोर्ट है, और उस लेवल पे ऑप्शंस का पुट्स का ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है, ब्रेक होने के चांसेस कम है। या रेसिस्टेंस है किसी लेवल पे, टेक्निकली टेक्निकली मान लीजिए कि 25,800 के लेवल पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, और 25,800 पे आप देख रहे हैं कि हर दिन कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल्स का पोजीशंस बढ़ रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में ज़्यादा हो रही है 800 की स्ट्राइक पे। तो इसका मतलब है कि वो जो लेवल है 25,800 का, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, और वो रेसिस्टेंस लेवल स्ट्रांग बनता जा रहा है। क्योंकि प्राइस से आपको एक आइडिया लगेगा ग्राफिकली, बट डेटा से आपको आइडिया लगेगा कि उसकी स्ट्रेंथ घट रही है या बढ़ रही है। अब कई बार हम लोग एक्सपायरी के आसपास ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो वो कैसे देखते हैं, वो इसी तरीके से देखते हैं कि जो लेवल रेसिस्टेंस लेवल है उसके उसके ओपन इंटरेस्ट के ऊपर हम नज़र रखते हैं कि उसका ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे घट रहा है। अगर वो ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है, इसका मतलब वो रेसिस्टेंस और स्ट्रांग होता जा रहा है। और अगर ओपन इंटरेस्ट घटता जा रहा है, इसका मतलब वो वीक होता जा रहा है रेसिस्टेंस। और अगर रेसिस्टेंस वीक होता जा रहा है तो, और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो रेसिस्टेंस को ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आपको स्टडी करना चाहिए। और कन्फ्लुएंस जोन्स का मतलब हो गया कि जिस लेवल पे बहुत सारे एक ही जगह पे सपोर्ट, बहुत सारा इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जैसे ऑप्शंस का डेटा भी मिल रहा है, मूविंग एवरेज भी मिल रहा है, चार्ट पैटर्न्स भी मिल रहे हैं, तो इस तरीके से उसे हम कन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरीके से हो जाता है, 200 डेज मूविंग भी एवरेज भी आ रही है वहाँ पे। तो ये कन्फ्लुएंस जोन होता है जिसे आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर अपनी आती है अर्निंग्स और इकोनॉमिक न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ इवेंट। तो हमें अर्निंग्स में कैसे प्ले करना है और इकोनॉमिक इवेंट्स में कैसे प्ले करना है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम जितना हो सकेगा उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है ये है अपना रेसिस्टेंस ब्रेकआउट। इसमें क्या हो गया, प्राइस मूव्स अबव द रेसिस्टेंस लेवल। और सपोर्ट ब्रेकडाउन, प्राइस फॉल्स बिलो द सपोर्ट लेवल। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, इसमें कैसे करना चाहिए हमें। बेसिकली एक तो आइडेंटिफाई हमें लेवल्स करना होगा, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेसिस्टेंस लेवल है। प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना है, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ट्रेड में इंटर लेना है, सेट स्टॉप लॉस। अब ये जो ब्रेकआउट वाला मेथड है, इसमें यहाँ पे सीखने की चीज़ क्या है कि ये जो मेथड है, ये मेथड स्टॉक्स में अच्छे काम करते हैं, इंडेक्स में अगर आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेडर हैं तो आपके लिए काम करेंगे, बट कई बार इंट्राडे में हमें रिट्रेसमेंट पर लेना ज़्यादा बेहतर हो जाता है कंपेयर टू ब्रेकआउट्स में। अब इसके लिए हम ग्राफ एक उसमें चलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी देखिए मैंने आपके सामने ये
रिलायंस का ग्राफ खोला है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्राफ है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्राफ आपके सामने ये बार है, इसे मैं अभी हम इसे कैंडलस्टिक में देखते हैं। अब ये देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री का ग्राफ है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली इसमें मेथड ये है कि एक तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, और एक ये रेसिस्टेंस लेवल है। दिस इज अ सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन है और ये सपोर्ट जोन है। तो हमने एक लाइन बना ली सपोर्ट की और एक लाइन बना ली रेसिस्टेंस की, और इसमें से ये ब्रेकआउट हुआ। तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, ये फर्स्ट ब्रेकआउट था। तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स में अच्छे काम करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स में नॉर्मली ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं और वो मूवमेंट आपको मिलती है। तो मंथली एक्सपायरीज जहाँ पे भी है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सॉरी बैंक निफ्टी है या स्टॉक्स है, जिनमें भी मंथली एक्सपायरीज हैं, उनके लिए ब्रेकआउट ट्रेड कंपेरेटिवली बेटर हैं कंपेयर टू वीकली एक्सपायरीज। अब यहाँ पे आप रिलायंस में देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ तो इसका कम से कम टारगेट कितना बनता है। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखी जाए तो ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट, इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो 1400 से 1460, यानी 60 रुपीज का ये गैप है, 60 रुपए का कंसोलिडेशन है। तो यहाँ से कम 60 रुपए, यानी 1660 से 1520। अच्छा, ये आप देखेंगे तो रिलायंस का आज टारगेट हो गया इस जोन का जो ब्रेकआउट है। कैलकुलेशन का मेथड ये है कि जो सपोर्ट सपोर्ट लेवल और असिस्टेंस लेवल के बीच में जो गैप है, ये करीब आप देख रहे हैं 60 से 70 पॉइंट का गैप है, और ये ब्रेकआउट हुआ तो इसका टारगेट कम से कम 60 से 70 पॉइंट का बनता है। तो आप देख पा रहे हैं आज का हाई 1520 का लगा है और 1460 पे ब्रेकआउट हुआ था। तो ये करीब करीब अपने को 40 2 60 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे ब्रेकआउट्स के हिसाब से मिला। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि कोई भी स्टॉक्स अगर आप देख रहे हैं तो आप उसमें ब्रेकआउट्स पर्पस से स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी हो गया। अब ये आप देख सकते हैं इसमें, अब मैं अगला एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना रेसिस्टेंस हो गया और ये अपने सपोर्ट लाइन हो गई। ये रेसिस्टेंस हो गया और ये अपनी सपोर्ट लाइन हो गई। और इसमें अपना ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पे ये ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी एच डी एफ सी बैंक में ऑलरेडी ब्रेकआउट है और इसका टारगेट कितना बनता है, कम से कम इस लेवल से इस लेवल के बीच में। तो ये अप्रोक्सीमेट 1920 से 1980, विच इज नियरली 60 पॉइंट। तो यहाँ से 60 रुपया, 1980 से 60 रुपया आप देखेंगे तो करीब 2040 तक का टारगेट इसका बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अब हम इंडेक्स पे आते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के इंट्रीज पे। तो अब यहाँ पे इंट्री आपको कहाँ पे लेनी है, जैसे हम इंट्री पे बात कर रहे हैं तो स्टॉक्स में आप ब्रेकआउट्स पे ले सकते हैं। यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए आपको, आप स्टॉक में एक चेक कर सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम। दूसरा आप चेक करना चाहिए आपको डिलीवरी वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम। और ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट लिया, ये ब्रेकआउट लिया, तो ब्रेकआउट लिया तो ये जो वॉल्यूम्स, इस दिन का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम्स क्या ज़्यादा है कम है, ये आप एक चेक कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो दैट इज कॉल्ड अ वैलिड ब्रेकआउट। दूसरा, जो डिलीवरी का वॉल्यूम होता है, डिलीवरी का वॉल्यूम आपको एनएससी की वेबसाइट से मिल जाएगी। आप एनएससी की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डिलीवरी भी मिलेगी, आज की भी डिलीवरी मिलेगी। ये डेटा शाम को 7 बजे के बाद भाव कॉपी जब अपडेट होती है तो ये डेटा आता है। तीसरा सोर्स है कि आप एसएमसी ऑटो रेंडर के अगर सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ पे भी डिलीवरी का डेटा आपको मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि डिलीवरी की जो परसेंटेज है
वो प्रीवियस 4-5 दिनों के एवरेज से ज़्यादा डिलीवरी हुई है कि नहीं। अगर ओवरऑल डिलीवरी ज़्यादा हुई हैं तो ये वैलिड ब्रेकआउट है और ये सस्टेन करेगा और आपको मूव देगा। जैसे रिलायंस का भी मैंने अभी दिखाया, तो रिलायंस में भी कभी भी किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो तो आपको दो चीज जरूर चेक करना चाहिए। एक, उसका वॉल्यूम। दूसरा, उसका डिलीवरी वॉल्यूम। डिलीवरी वॉल्यूम पिछले 4-5 दिनों से इंक्रीज अगर कर रहा है तो इसका मतलब वो वैलिड ब्रेकआउट है और वो चलेगा आने वाले समय में टारगेट तक। और अगर वॉल्यूम भी नहीं है और उसमें डिलीवरी भी नहीं है तो इसका मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट है, वो वापस रेंज में आ जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो हो गया स्टॉक्स के लिए और हमें इसमें दो पॉइंट्स को यूज करना चाहिए। अब हम आते हैं इंडेक्स में, इंट्राडे ऑप्शंस में, कि हम किस तरीके से वहां पे एंट्री पे फोकस करेंगे। जैसे मैं आज का ही एग्जांपल लेता हूं। आज का पहले मैं ट्रेड आपको दिखाता हूं कि क्या ट्रेड हम लोगों ने लिया और जी बिजनेस पे भी क्यों ट्रेड दिया और किस तरीके से फॉलो किया इसको। ये अभी आपके सामने जो ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ये अभी हम इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन दिख रही है, दिस इज अ वी वैप। ये वी वैप है। अब अंडर अंडर बेस क्या है हमारा, पीसीआर का डेटा। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि मैं पीसीआर का डेटा को बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ। बहुत वेराइटीज से पीसीआर के डेटा को यूज किया जा सकता है। अभी तो आप नॉर्मली आप एक सिंपल मेथड पीसीआर को यूज करते हैं, बट पीसीआर की भी बहुत वेराइटीज हो सकती है। तो हम लोग क्या है कि अपनी ट्रेडिंग में बहुत एक्सटेंसिव पीसीआर को यूज करते हैं। बहुत तरीके से पीसीआर को कैलकुलेट करके यूज किया जाता है, तो जिसके कारण पकड़ और अच्छी बन पाती है। तो जैसे आज अगर आप देखेंगे तो पीसीआर का डेटा जो आपको दिख रहा था वो नेगेटिव दिख रहा था सुबह से। अगर आप सुबह ओपनिंग से ही देखेंगे तो पीसीआर का डेटा नेगेटिव दिख रहा था। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से 11 बजे तक डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, तो यहाँ तक हम लोग डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पीसीआर का डेटा नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो किसी कंडीशन में हम कॉल ऑप्शन पे ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी बेट करेंगे पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे, चाहे हमें कितनी बार भी लॉस हो जाए, बट हम बेट करेंगे तो पुट ऑप्शन पे करेंगे क्योंकि पीसीआर का डेटा नेगेटिव है। अब हम ये मेथड इसलिए फॉलो करते हैं कि इस मेथड को हम लोगों ने बैक टेस्ट किया और अभी तो क्या लाइव यूज कर रहे हैं। लास्ट 4-5 सालों से हम लाइव ट्रेड कर रहे हैं। उसके पहले हमने लास्ट 4-5 साल बैक टेस्ट भी किया है, तो हमारे पास इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो करीब करीब 4-4-8 साल का हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, जिसमें से 4 साल बैक टेस्टिंग है और 4 साल लाइव ट्रेडिंग है। तो उसमें हम लोगों ने यही फाइंड किया कि हम अगर इस मेथड से काम करें तो हमें 65% एक्यूरेसी मिल जाती है। अगर विक्स कम है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि विक्स कम है, 12 से 13 की विक्स है, तो कम विक्स है तो एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, 70% तक भी एक्यूरेसी मिल जाएगी। बट अगर विक्स ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए विक्स बढ़ के 20 हो जाए, 22 हो जाए, या विक्स यहाँ से ऊपर चली जाए, तो एक्यूरेसी उस समय कम हो जाती है। ऐसा हमें हिस्टोरिकल डेटा में भी मिला। और हम लोगों ने जब लाइव ट्रेडिंग किया तो भी हमें यही एक्सपीरियंस से समझ में आया कि जब विक्स बढ़ती है तो इस मॉडल की एक्यूरेसी कम होती है और विक्स कम होती है तो इस मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो जैसे अभी करंट सिनेरियो में विक्स कम है बहुत, 12 से 13 के बीच में विक्स है, तो अभी ऐसा सिनेरियो है जब इस मॉडल की हाईएस्ट एक्यूरेसी हो सकती है और इस मॉडल के थ्रू आप प्रॉफिट हर दिन ट्रेड करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके आपके ट्रेड आपके मतलब डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्योंकि सबसे वाइबल कंडीशन, सबसे मोस्ट जो बैक टेस्टिंग एंड लाइव मार्केट में जो बेस्ट कंडीशन समझ में आई, वो वाली कंडीशन अभी चल रही है। तो उसके हिसाब से आज हम लोगों ने फिर अब टाइमिंग की बात करें तो हमें ट्रेड कब लेना है। ट्रेड हमें लेना है ये वी वैप के आसपास, जब भी रिजेक्शन मिलती है। तो ये फर्स्ट मेथड है जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। सेकंड मेथड के बारे में भी मैं बात करूंगा, वो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है जो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मुझे लगता है और जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो अब इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आज पुट ऑप्शन खरीदी। अगर प्रीमियम चैनल की बात करेंगे तो वहां पे हम लोगों ने आउट ऑफ मनी ली थी 25,400 की पुट। क्यों ली?
25,400 की मैं आगे बताऊंगा। और ये हम लोगों ने ली थी 60-61 पे, जिसको प्रॉफिट बुक कर लिया 76 पे, और जो आगे गई थी 95 तक। जी बिजनेस पे 12:35 पे ट्रेड दिया था 25,500 का पुट, जो मिल रही थी 95 पे, और जो जिसका टारगेट 130-35 का टारगेट लगा। अब इसका लॉजिक समझें, ट्रेड क्यों दिया उसका मैं आपको लॉजिक समझाने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ट्रेड पुट का लिया। पुट का ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि 11 बजे के बाद पीसीआर का डेटा ये नेगेटिव था, तो हमें हर कंडीशन में पुट पे ही ट्रेड करना था, कॉल पे नहीं करना था। अब मैं ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहूंगा, या आप लोग को मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या आने वाले समय में ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो पीसीआर के अगेंस्ट आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। पीसीआर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेटा, जो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ये कैलकुलेट होता है और बड़ा सिंपल इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है, और कितने भी लोग यूज कर लें अभी तक तो मैं देख रहा हूं इसकी एक्यूरेसी कम नहीं हुई है। विक्स बढ़ती है तो एक्यूरेसी जरूर कम होती है, बट कई लोग ऐसा पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा इंडिकेटर तो क्या ये इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बट ऐसा अभी तक तो मुझे ये आभास नहीं हुआ कि इंडिकेटर की एक्यूरेसी कम हुई है। बट ये जरूर है कि आपको रॉन्ग ट्रेड से ये बहुत बार बचाएगा। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं और आज आज इस वेबिनार में मुझे सुनने के लिए आप लोग आए हैं, तो कम से कम आप ये जरूर लेकर के जाइए कि आप पीसीआर का डेटा आपके पास होना चाहिए कहीं से भी हो, और आप इसके अगेंस्ट ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिए। और इस डेटा की जो एक्यूरेसी है वो 11 से 3 के बीच में सबसे ज्यादा देखी गई है, इसलिए हम लोग आप देखेंगे कि 11 से 3 के बीच में ही इंट्राडे ट्रेड लेने का की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार सुबह सुबह क्या होता है कि 9, 10:30 से 11 बजे अगर आप ट्रेड लेंगे तो डेटा चेंज होने का रिस्क होता है, और 11 से 3 के बीच में डेटा चेंज होने के रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो 11 से 3 के बीच में इसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है। तो इसी के बेसिस पे जो टीवी के शोज भी मैंने लिए अपने लिए, आप देखोगे कि मेरे पास कई बार अनिल सिंघवी जी ने मुझे बोला कि भाई आप सुबह मॉर्निंग वाला टाइमिंग पे क्यों नहीं देते हो, आप 9:30 पे आप ऑप्शंस के ट्रेड दो, 9:45 पे दो। तो मैंने बोला मुझे डेटा उस समय समझ में ही नहीं आएगा 9:45 पे। अब मान लीजिए ट्रेड दिया और डेटा चेंज हो गया तो फिर रिस्क है उसमें। तो फिर हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि नहीं, 12:45 इज द बेस्ट टाइम, 12:35, 45 जो मिड मार्केट है, और वहां तक डेटा मेच्योर हो चुका होता है। तो उस समय अगर हम ट्रेड लेते हैं 12 से 1 के बीच में, तो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आएगी। तो अगर आप इस डेटा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो 12 से 1 के बीच में जो भी ट्रेड लिया जाएगा इस डेटा पे, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक्यूरेसी सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इसी लॉजिक के ऊपर आज ये ट्रेड लिया, और फिर ये पुट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ गई। अब वो ट्रेड क्या था, वो ट्रेड भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि एक समझ में आएगा कि किस तरीके से ट्रेड लिया, क्या टाइमिंग थी। और फिर आगे हम फिर अगले सेटअप की तरफ चलेंगे, अगले कॉन्सेप्ट पे फिर हम लोग बात करेंगे। हम्म। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके हम लेंगे वो क्वेश्चंस। अभी हम एक वो ट्रेड को समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ट्रेड क्यों था ये आप समझ पाए। अब देखिए मैंने ये ट्रेड अभी वीडियो चलाई, आप सुने इस वीडियो को। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए क्या है आज की रणनीति। देखिए यहाँ पे हमें 25,500 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए। 95 का रेट है, स्टॉप लॉस होगा 70 का, 70 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होंगे 125 के। तो इस लेवल पे आज डेटा में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है तो हम 25,500 की पुट पे बेट करेंगे। अभी 95 में मिल रही है लाइव मार्केट में, 70 का स्टॉप लॉस होगा, 125 से 130 तक के टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिश व्यू आता हुआ निफ्टी पे नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक का भी बता दीजिए, यहाँ पे क्या आपका व्यू है।
कि आज बैंक निफ्टी में साइडवेज है, निफ्टी में थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, बट ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट हल्की सी यहाँ पे पॉज करेगी या हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, इंट्राडे ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी भी एक बार 57,300 तक आ सकती है। अभी 57,430 है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से अभी 70-75 पॉइंट ऊपर दिख रही है फ्यूचर्स में, मगर मुझे ऐसा लग रहा है हल्का नीचे आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू नेगेटिव है, 57,300 तक के टारगेट नीचे मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेंड ही बना हुआ है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर व्यू देने के लिए। चलिए हमारे अब हम वापस से अपने प्रेजेंटेशन में आते हैं। और एक राहुल, मेरी स्क्रीन आ रही है, मेरी ग्राफ दिख रहे हैं आपको? सॉरी सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, 1 मिनट। अभी दिख रही होगी ये स्क्रीन। यस सर, अभी विजिबल है। अब देखिए, मैंने वो वीडियो आपको इसलिए दिखाई क्योंकि अब उसके लॉजिक पे बात करते हैं। ये जो ट्रेड था ये 12:48 पे था। ये आज का ही ट्रेड है, 12:48 पे। अगर 12:48 आप देखेंगे तो ये टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली ये वाली टाइमिंग है अपनी। ये टाइमिंग है 12:48 पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट करीब 85 पॉइंट माइनस थी। और फिर मार्केट ये देखिए यहाँ से इस लेवल तक गई, करीब ये 140 पॉइंट माइनस। तो ये जो पुट है इसके टारगेट हो गए। ये क्यों ट्रेड लिया हम लोगों ने? क्योंकि ये वीवैप था और वीवैप से रिजेक्शन आया। अब वो टाइमिंग ऐसी थी कि 12:48 के आसपास का ये लेवल था, तो ये पुट ऑप्शन ली। तो जो भी, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो आपको ध्यान रखना है वीवैप के हम लोग ऊपर ट्रेड हो रहे हैं या वीवैप के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पीसीआर का डेटा क्या बोल रहा है। पीसीआर का डेटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव है, और लेस देन 1 है तो नेगेटिव है। और एंट्री जो बनती है वो आपको जनरली दिन में एक मौका मिलेगा, और आपको ये एंट्री हमेशा वीवैप के आसपास लेनी है। और मुझे कई बार ऐसा एक्सपीरियंस से समझ में आया कि 12 से 1 के बीच में मार्केट आपको एक मौका हर दिन देता है। 12 से 1 के बीच में मार्केट आपको मोस्ट ऑफ द डेज में, अगर आप देखेंगे 22-23 ट्रेडिंग सेशन है, तो 15 ट्रेडिंग सेशन में एक बार मौका देता है, और वो अपने वीवैप के आसपास आता है, और वहां से फिर मार्केट में मूवमेंट मिलती है। क्योंकि ये 12 से 1 के बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मार्केट में। एक तो ये मिड ऑफ द पूरे डे का मिड मार्केट हो गया, मिड सेशन हो गया। दूसरा, इस समय कई सारी आपको यूरोपियन मार्केट्स खुलती है और एशियन मार्केट्स बंद होती है, ये दूसरा रीजन है। तीसरा, जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग या जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग अगर बड़े प्लेयर्स को करनी है, तो वो सुबह 9 से 12 बजे तक एक सफिशिएंट पोजीशन बन चुकी होती है, तो स्टॉप लॉस हंट करना भी कंपैरेटिवली वहां पे आसान हो जाता है पोजीशंस को देख करके। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मुझे दिखे जिसको देख के समझ में आया कि 12 से 1 ऐसा टाइम स्लॉट है जिसमें आपको काफी अटेंटिव होना चाहिए। और इस समय वाले ट्रेड जनरली जिसमें एक्यूरेसी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो ये पीरियड पे आपको गोइंग फॉरवर्ड, अगर जब भी वीवैप पे आए और वहां से रिजेक्शन मिले तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया एंट्री का। ये एक मेथड हो गया एंट्री का। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेथड है जो हम लोग हर दिन लाइव यूज करते हैं, और हम लोगों ने इसके ऊपर काफी बैक टेस्टिंग भी की है और एक्सटेंसिव रिसर्च भी किया है। और उस रिसर्च में जो फाइंडिंग है वो काफी हद तक पॉजिटिव फाइंडिंग है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और अगर आप लोग को आइडिया हो तो मैं लास्ट कम से कम 5 साल से, अगर आप हमारे हमारे वीडियो देखेंगे तो हर
पिछले 5 साल के वीडियोस में आपको पीसीआर और वीवैप का कॉन्सेप्ट का डिस्कशन मिलेगा। अगर पिछले 5 साल से अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं वीडियोस में, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तभी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा था तो मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें बात किया जा सकता है। अगर मुझे मिसगाइड ही करना हो या मुझे कुछ ऐसे ही आपसे बातचीत करनी हो, तो मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स पे बात कर सकता हूँ, उसके फॉर्मूले, डेरिवेशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका आउटपुट निकलना चाहिए, और जो चीज काम की है उसके ऊपर हमें गहरी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट एम है कि हमें ऑप्शन से प्रॉफिट बनाना है। इसलिए हर बार, हर वेबिनार में हम कुछ ना कुछ वीवैप और पीसीआर के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। हो सकता है हर बार कुछ नयापन नहीं होता हो, बट हर बार नया कॉन्फिडेंस जरूर होता है कि आप इस मेथड को यूज करेंगे तो आपके लॉसेस फॉर श्योर कम हो सकते हैं। गारंटेड नहीं है कि कम हो ही जाएंगे, बाकी रिस्क मैनेजमेंट भी है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है, बट ये है कि आप सही मेथड के साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे सेकंड मेथड में चलते हैं, जिसे हम रिट्रेसमेंट थ्योरी बोलते हैं। अब ये देखिए, आज का ग्राफ मैंने लगाया है ये, और ये अभी तो बार बार कैंडल लगी हुई है, इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम रिट्रेसमेंट कैसे यूज करते हैं, आप फर्स्ट मेथड हो गया वीवैप वाला, और सेकंड मेथड हो गया रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा कि क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब देखिए, इसको हम लोग जनरली कैसे प्लॉट किया जाता है, जो भी डे का हाई लगा और 11 बजे तक कैसे हम यूज करते हैं, 11 साढ़े 11 तक का जो लो है और सुबह का जो हाई है, उससे हम एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर आज मार्केट में डेटा नेगेटिव है तो हम ऊपर से नीचे करते हैं, यानी हाई से लो करते हैं। डेटा अगर नेगेटिव है तो हाई से लो करेंगे। कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए, क्या है ये। एक जैसे ये देखिए, डेटा अगर हमारा नेगेटिव है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हाई है और हाई से लो पे प्लॉट किया रिट्रेसमेंट लेवल। और अगर डेटा पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, लो से हाई को प्लॉट करते, लो टू हाई। अब आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है फिबोनाची के बारे में, तो गूगल में आपको बहुत सारा डेटा भी मिल जाएगा, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एक बुक मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, बुक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप एक बुक भी पढ़ सकते हैं। बट ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली सिंपल है, हाई टू लो और लो टू हाई। इसकी बुक मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हम प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर डाउन ट्रेंड है, डेटा नेगेटिव है, तो हाई से लो और 11:30 बजे तक अपना डेटा ऑब्जर्वेशन पीरियड हो गया। अब इसका बाउंस आज आप देखेंगे तो मार्केट में रिट्रेसमेंट जो हुआ है वो करीब करीब जो बाउंस करके आया है, ये लेवल आया है, जो देखेंगे तो केवल 40% का बाउंस था। कभी कभी 50% का भी रिट्रेसमेंट आता है, कभी 61 का भी रिट्रेसमेंट आता है। अब यहां पे मैं असली चीज आपको बताता हूं। अब अगर वीवैप लेवल, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का जो लेवल है, जो ये है, जो ब्लू लाइन दिख रही है, टिक 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 लाइन दिख रही है, ये है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप डाल सकते हैं, चैट में नहीं, वहां पे आपको इमोजीज मिलेगी। और अगर आपको लग रहा है नहीं दिक्कत हो रही है, तो मैं मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, थम्स अप डाल सकते हैं, आप इमोजी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वीवैप, ये आप, ये टिक टिक लाइन जो दिख रही है वीवैप है, और 61% रिट्रेसमेंट। कई बार क्या होगा, वीवैप का जो लाइन होगा वो 61% रिट्रेसमेंट के आसपास होगा। यहाँ पे अगर वीवैप की लाइन है तो ये रिट्रेसमेंट क्या है, ये जब बाउंस आएगा तो ये 60% तक भी निफ्टी बाउंस कर सकता है। बट कई बार क्या होता है कि वीवैप की लाइन
61% से भी नीचे चल रही है, 50% से भी नीचे चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम लोअर लेवल पे ज्यादा हो रहे हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है वीवैप। वीवैप क्या होता है? वीवैप होता है वॉल्यूम का वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जो भी मार्केट में वॉल्यूम्स हो रहे हैं उसका वेटेड एवरेज प्राइस होता है वीवैप। और अगर वीवैप 61% रिट्रेसमेंट लेवल से भी नीचे चल रहा है, इसका मतलब हुआ कि ज्यादा मार्केट रिट्रेस नहीं करेगी, मैक्सिमम 50% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अब इस मेथड में हम लोग ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं? इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, ट्रेडिंग जब इनिशिएट करते हैं तो अब ये प्राइस गिर रहा है, ट्रेड नहीं लेंगे। यहां से ये बाउंस आया, बाउंस आया, बाउंस आया, ये बाउंस आया, ये बाउंस आया। अब आप देखिए करीब ये मान लीजिए ये 50% तक अगर रिट्रेसमेंट आता और यहां से कोई जैसे ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, देखिए आप रिजेक्शन कैंडल बनी, इस तरीके की अगर कोई इस लेवल से रिजेक्शन कैंडल बनती तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन लेते इन कंफर्मेशन विद द पीसीआर डेटा। क्लियर हुआ? ये बेसिकली जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमें ये, जब भी आप ट्रेंडिंग में ट्रेड लेंगे, जैसे मान लीजिए ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, आप यहां पे ट्रेड लेंगे तो दिक्कत क्या होगी कि ये गिरा, बट ये जो बाउंस आएगा इसमें आपका M2M लॉस आ जाएगा, या कई बार क्या होगा कि आपकी टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी, या ज्यादा बाउंस हो गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप ऑप्शन में ट्रेड हमेशा क्या तो वीवैप के आसपास लें, रिजेक्शन आए तब, या दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का कम से कम 50% रिट्रेसमेंट, 61%, 50 से 61% के बीच में अगर मार्केट रिट्रेस करती है और वहां से रिवर्सल कैंडल बनती है इन द डायरेक्शन ऑफ पीसीआर डेटा, तो आप ऑप्शंस में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये परफेक्ट एंट्री बनती थी आज, और वहां से आप देखिए ये मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। तो मैंने आज का एग्जाम्पल लिया, आज ही वेबिनार है तो ये हम आज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकली भी जाकर के इस मेथड को बैक टेस्ट करेंगे, जब कभी आपको समय मिले, तो आप पीसीआर का डेटा एक एक्सेल शीट में नोट कर लीजिए कि आज का पीसीआर का डेटा ये है, और फिर आप बैक टेस्ट करें कि लास्ट 15 दिन, 20 दिन, एक महीने को, कि अगर मैंने वीवैप के हिसाब से ट्रेड लिया होता तो मेरा नेट आउटपुट क्या होता, मेरा विनिंग परसेंटेज और लूजिंग परसेंटेज क्या होता, और अगर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रिवर्सल पे लिया तो क्या विनिंग परसेंटेज होता। तो अगर आप दोनों मेथड में करेंगे तो दोनों मेथड आपको प्रॉफिटेबल दिखाई देंगे। और ये ऑलरेडी, ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग हम लोग हर वीक ये टास्क हम करते हैं, और इस टास्क में रिजल्ट जनरली आपको 65%, 70% प्रॉफिटेबल मिलेंगे। बट इसमें बस ये कैच है कि आपको रिजेक्शन कैंडल पे ही ट्रेड लेना है। अगर आप सपोज निफ्टी रिवर्स कर रही है और जा रही है ऊपर ऊपर ऊपर, और कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनी और आपने ट्रेड ले लिया रिट्रेसमेंट पे, तो वो गलत हो जाएगा, वो रिस्की है। तो बैक टेस्टिंग और लाइव टेस्ट में हमें हमें ये फाइंडिंग मिली कि हमें रिवर्सल के बाद, जैसे मान लो वीवैप भी गया, तो वीवैप से रिवर्सल दिखे तभी ट्रेड लेना है, क्योंकि ट्रेड अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो उस केस में वो और ऊपर जा सकता है, या रिवर्स भी ट्रेंड हो सकता है, तो वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर? तो ये दो मेथड हमें क्लियर हो गया कि कैसे हमें देखना है, एक तो वीवैप और दूसरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेथड। अब हम तीसरे मेथड पे चलते हैं और उसको भी आगे समझेंगे कि कैसे हमें यूज करना है। अब जैसे देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स में जनरली ये जो लेवल्स हैं 50 से 61 के बीच में, 61.8, ये एग्जैक्ट 61.8 नहीं भी होगा, बट 50 से 60 के बीच में आप एंट्री कर सकते हैं। और एक वीवैप पुल बैक एंट्री हमने बात करी, और फिर एंट्री हम लोग जनरली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी फॉलो करते हैं कई बार। अब ये थर्ड मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए
जिस लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट्स का, अगर मार्केट उस लेवल पे आती है और वहां पे डेटा पीसीआर का पॉजिटिव बन रहा होता है, तो वो एक लेवल होता है जहां पे आपको एंट्री करना चाहिए ट्रेड में, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है और वो सपोर्ट लेवल है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। दूसरा, अगर उस लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट्स हमें टेक्निकल एनालिसिस में दिख रही है, तो फिर उस पॉइंट को सपोर्ट मानते हुए एक रिवर्सल, वहां पे भी रिवर्सल कैंडल आपको देखना होगा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कंफर्मेशन जरूरी है हर एंट्री में, चाहे आप वीवैप के ऊपर एंट्री ले रहे हैं या फिबोनाची पे ले रहे हैं या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ले रहे हैं, कोई भी एंट्री में आपको एक कंफर्मेशन कैंडल तो चाहिए ही चाहिए। और ये नॉर्मली कंफर्मेशन कैंडल आप 10 मिनट्स के चार्ट्स पैटर्न पे यूज कर सकते हैं कि 10 मिनट का क्लोजिंग कंफर्मेशन पैटर्न बनता है कि नहीं। कभी कभी हो सकता है कि 10 मिनट में ही 50-60 पॉइंट निफ्टी मूव कर गई, तो वो कभी कभी हो सकता है कि आपका कंफर्मेशन आते आते ट्रेड निकल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि हाँ कंफर्मेशन आते आते ही निफ्टी 60-70 पॉइंट गिर जाती है, तो उस केस में फिर ट्रेड छूट जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 15 से 20 पॉइंट की कैंडल में कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो कंफर्मेशन कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री पॉइंट, कंफर्मेशन सिग्नल, ये सबसे पूरे इस स्लाइड में, जैसे आज के पूरे स्लाइड में अगर आप देखेंगे, तो अगर मेरे से पूछें कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है या सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो दैट इज कॉल्ड अ कंफर्मेशन कैंडल। कोई भी ट्रेड में जब आप इंटर कर रहे हैं तो आपको रिवर्सल कंफर्मेशन जरूर मिलना चाहिए, तभी आप उस ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। जैसे वेट फॉर अ बुलिश कैंडल बाउंस ऑफ, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये मेथड हो गया जिससे हम इंट्राडे में ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 3 पॉइंट पे फोकस किया। एक तो मैंने फोकस किया कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री कर सकते हैं, दूसरा वीवैप पे आप कर सकते हैं, तीसरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो डेटा के हिसाब से है और चार्ट्स के हिसाब से है, उसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन सिग्नल। वो कैसे यूज करेंगे? 10 मिनट का कैंडल रिवर्सल, चाहे मंदी का डेटा हो चाहे तेजी का डेटा हो। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि इंट्राडे में ऑप्शंस करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। देखिए, कुछ रिवर्सल सेटअप्स भी हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट aims to identify point at which the current trend or uptrend or downtrend is likely to change the direction। कई बार क्या होता है, कुछ रिवर्सल फॉर्मेशंस भी होते हैं जो आप चार्ट पैटर्न्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। जैसे एक होता है डबल टॉप, डबल बॉटम, जो मोस्ट कॉमन है, जो मुझे लगता है कि काम करती है, उसके बारे में ही मैं आज बातचीत कर रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ट्रायंगल्स के कई सारे पैटर्न्स होते हैं, रेक्टेंगल्स के कई सारे पैटर्न्स होते हैं, बट डबल टॉप और ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम ये काफी अच्छा वैलिड माना जाता है। और जनरली हम लोग की जो मेथोडोलॉजी है कि चार्ट पैटर्न्स को हम कंफर्म करते हैं डेटा के फॉर्मेशन से। जैसे मान लीजिए डबल टॉप अगर बन रहा है, तो डबल टॉप बन रहा है तो टॉप का मतलब हो गया, डबल टॉप बनने का मतलब हो गया कि एक मैं जी बिजनेस का एक इंटरव्यू ले लेता हूँ, आज मंडे है तो एक इंटरव्यू। नमस्कार। जी 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 कनेक्ट कर दीजिए। ओके। करीबन 116 रुपया है, करंट प्राइस 113-114 रुपया है। अगर बैंक की बात करें तो बैंक काफी बड़ी बैंक है, बैलेंस शीट भी बड़ा है। पिछले साल 15,480 करोड़ का मुनाफा कमाया था, तो पिछले साल करीबन 15,400 करोड़ था। देखिए, इस बैंक में जो नियर टर्म का ट्रिगर है वो ये है कि इनके पास 2 सब्सिडरीज है। एक तो कैनरा बैंक रोबेको जो उनकी एएमसी बिजनेस है, प्लस इनकी इंश्योरेंस की सब्सिडरी है। ऑलरेडी एक सब्सिडरी कैंसिल हो तो ये ऑलरेडी कंट्रोल करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी गवर्नमेंट ने जो कहा है कि सरकारी बैंक अपने सब्सिडरीज को पब्लिक कर सकती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफी मौका है। प्लस हमको लगता है कि इस साल का जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रहेगा वो करीबन 18,500 करोड़ है। तो उस हिसाब से देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 18% था पिछले साल। एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लस सब्सिडरीज की वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो
अगर किसी का 6 to 12 मंथ का भी नजरिया है तो मुझे लगता है कि 145 150 का एक पोजिशनल व्यू एंड इन्वेस्टमेंट व्यू आप लोग भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ये रहा कैनरा बैंक में आपके लिए खरीदारी करने की सलाह। लॉन्ग टर्म का व्यू रखा जा सकता है इस स्टॉक पे। आइए अब देखते हैं स्टॉक। एफएनसी ग्लोबल के नितिन मुरारका हमारे साथ हैं। नितिन जी स्वागत करते हैं सर। क्या व्यू बन रहा है आपका कल के बाजार के लिए? देखिए मैम, आज मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखी गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस लेवल पे थोड़ी रुकेगी या साइडवेज होगी या हल्की नीचे आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है काफ़ी अच्छी रैली आई है। तो डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हल्का फल्का करेक्शन आ सकता है, तो उसको देखते हुए हम कल 25,400 की पुट ऑप्शन पे फोकस करेंगे, जो 70 रुपये के आसपास आज बंद हुई है। और ये कहीं भी कल 50 से 60 की रेंज में मिलेगी तो हम खरीदेंगे। 50 से 60 की रेंज में मिलती है तो खरीदना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा इसका 35 का, 35 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा। 50 से 60 के बीच में खरीदनी है और टारगेट आपको 85 से 90 के बनेंगे। तो 25,400 की पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे कल। 25,400 की पुट ऑप्शन खरीदें। 50 से 60 के आसपास खरीदारी की सलाह। स्टॉप लॉस 35 और टारगेट 85 का पहला, 90 का दूसरा। धन्यवाद करेंगे आपका नितिन जी यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के। अब देखिए, ये जो ट्रेड अभी हमने जी बिजनेस पे दिया, इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि क्यों ये ट्रेड कल के लिए लिया। अब आज का जो क्लोजिंग डेटा है वो नेगेटिव है। अब आज के डेटा को देख के कल हम ये नहीं आप बोल सकते कि कल तेजी आएगी। तो आज के डेटा को देख के अगर कल को प्रिडिक्ट करना है तो यही प्रिडिक्शन मिलेगी कि कल भी हमें पुट साइड ही जाना है। अब आज जो क्लोजिंग है ये आप देखिए 70 रुपीज के आसपास की ये पुट की क्लोजिंग है। और आज ये ट्रेड हम लोगों ने ट्रेड लिया था और ये देखिए ये वी वैप से यहाँ से ये बाउंस आया और ये करीब 95 96 तक गई। और हम लोग की जो बाइंग रेंज थी वो इस लेवल के आसपास आज हम लोगों ने ये पुट खरीदी थी वी वैप के आसपास। अब कल अगर ये वापस से इसी रेंज में मिलती है, और डिपेंड करेगा कल डेटा क्या है। लाइव मार्केट में यही फायदा है कि आप लाइव मार्केट में डेटा को स्टडी करके ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि आप 48 से ये जो रेंज थी जिस रेंज में आज इसने कंसोलिडेशन किया था, तो कल हमारा टारगेट है कि 50 से 60 के बीच में इसी रेंज में अगर ये मिलेगी ये पुट ऑप्शन, क्योंकि अगर फ्लैट भी खुली कल मार्केट तो टाइम वैल्यू डिके होने के कारण ऑप्शंस कम से कम 7-8 रुपए 10 रुपए, क्योंकि आज इसका थीटा 14 रुपए का था तो 70 रुपए बंद हुई है, 14 रुपए का थीटा है। मार्केट अगर फ्लैट भी खुली तो ये आपको 60 से 55 के बीच में खुलेगी, तो उस केस में आप इसमें बाइंग करेंगे। तो और आपका स्टॉप लॉस 35 के आसपास बनता है। तो डिपेंड करता है डेटा क्या बनता है। ऐसा भी नहीं है कि हम ओपनिंग में ही खरीदेंगे, हम डेटा पे नजर रखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो ये लॉजिक क्यों आज हम लोगों ने कल के लिए पुट दिया, उसका लॉजिक ये है कि इस लेवल से आज ये मूव करी और वापस हमें कल इस लेवल में मिलती है। और सब्जेक्ट टू पीसीआर का डेटा क्या बनता है फिर हम इस पुट ऑप्शंस पे हम बेट करेंगे। तो ये था आज का ट्रेड जो जी बिजनेस पे अभी आप लोगों ने देखा। अब हम आगे फिर से चलते हैं प्रेजेंटेशन में, और वहां पे हम लोग बातचीत कर रहे थे रिवर्सल सेटअप। तो डबल टॉप डबल बॉटम, ये जो जितने भी टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में हम लोग सुनते हैं, ये इसकी एक्चुअल में एक्यूरेसी आप देखेंगे तो केवल 50% एक्यूरेसी आती है अगर केवल केवल चार्ट्स को देखा जाए तो। और जब शुरुआत में हम लोग भी टेक्निकल एनालिसिस करते थे, अब तो शुरू में भी हम ज्यादातर हम लोग रिलाय पैटर्न्स पे या जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है एक नए ट्रेडर्स के जैसे किया करते थे। बट जब से डेटा स्टडी करने लग गए तब से ये समझ में आया कि जो भी कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको उसमें एक एक्स्ट्रा एज अगर लानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो आपको डेटा को उसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब डेटा में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो सकता है, वॉल्यूम का डेटा हो सकता है, डिलीवरी का डेटा हो सकता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डेटा हो सकता है, ग्रीक्स के डेटा हो सकते हैं, डेल्टा गामा थीटा वेगा। तो मल्टीपल डेटा हो सकते हैं, रोलोवर्स का डेटा हो सकता है, एफआईज का डेटा हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो सकता है, और मतलब तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो डेटा का मतलब ये नहीं है कि खाली डेटा का मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया या पीसीआर हो गया। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि जब भी आप अगर चार्टिंग कर रहे हैं तो आप अगर
वेरियस डेटास को कंबाइन करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। जब हम लोग नए नए इस लाइन में करियर स्टार्ट कर रहे थे, या 4-5 साल तक ऑलरेडी इसी लाइन में जब थे, तो हम बेसिकली चार्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस करते थे या इंडिकेटर्स पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि उस समय डेटा का उतना नॉलेज नहीं था। तो बट उस समय वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था ट्रेडिंग में जो आज के समय में आता है। तो उसका मतलब है कि आप अगर डेटा को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको डबल कंफर्मेशन उससे मिलती है। तो डेटा में बहुत सारी चीज जैसे मैंने बताई, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, थीटा, गामा, वेगा, ग्रीक्स, है ना, एफआईस का डेटा हो गया, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट हो गया, आईवी का डेटा हो गया, पीसीआर का डेटा हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट हो गया, स्टॉक्स का पीसीआर डेटा हो गया। जैसे अभी हम लोग हमेशा बात करते हैं निफ्टी का पीसीआर, निफ्टी का पीसीआर, बट स्टॉक्स का भी तो पीसीआर होता है, रिलायंस का पीसीआर, इन्फोसिस का पीसीआर, इन्फोसिस का टीसीएस का पीसीआर, इन्फोसिस का ओपन इंटरेस्ट, इन्फोसिस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इन्फोसिस का वॉल्यूम, इन्फोसिस का डिलीवरी डेटा। तो ये सारा चीज अगर आप नजर में रखते हैं तो आपको मतलब डबल कंफर्मेशन एक्यूरेसी इन सब इंडिकेटर्स में मिलती चली जाती है। अगर आप कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा रिलायबल पैटर्न लगता है इनगल्फिंग और हैमर। वहाँ यहाँ पे मैंने एक डोजी भी लिखा है, शूटिंग स्टार भी लिखा है, बट ये मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इनगल्फिंग और हैमर, ये दो पैटर्न है। कैंडल स्टिक में तो कई बुक ही आती है, अगर आप देखेंगे तो कैंडल स्टिक की मोटी मोटी बुक्स मिल जाएगी आपको, और उसमें से बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, ब्लैक 3 एरोज, वाइट सोल्जर्स, ब्लैक सोल्जर्स, और हम लोग घंटों बात कर सकते हैं उसके ऊपर, कई सारे लिख करके हम डिस्कस कर सकते हैं। बट अल्टीमेट जो काम की चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे दिखी जिसमें, वो एक इनगल्फिंग पैटर्न दिखा और एक हैमर दिखा। ये दो आप अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं मेरी लर्निंग के थ्रू। अब ये देखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये ऐसा होता है इस तरीके से, जब भी कभी मार्केट में ये बने तो ये हम, हैमर का मतलब वो हथौड़ी के जैसे हो गया ऊपर, ये विक, इसे हम टेक्निकली विक बोलते हैं। अगर लंबी विक है और यहाँ पे हथौड़ा जैसा बन गया तो इसे हम हैमर पैटर्न बोलते हैं। और इन्वर्टेड हैमर, ये उल्टा हैमर बना, तो ये ऊपर विक है और नीचे बॉडी है, ये इस तरीके से। बट इन दोनों के कंपैरिजन में करें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है, और इसमें कंफर्मेशन, दोनों में कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन तो आपको हर बार एंट्री में चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर हैमर भी बन रहा है तो अगली कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए कि वो रिवर्सल बन रही है नहीं बन रही है। यहाँ पे इन्वर्टेड भी बन रहा है तो यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट इसमें अब हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में बात करते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न भी आप स्टडी कर सकते हैं। इनगल्फिंग का मतलब ये होता है, इनगल्फिंग का मतलब हो गया कि ये एक कैंडल बनी और इसे दूसरी कैंडल ने खा गया। ये पूरी की पूरी अगली कैंडल जो होगी वो इस कैंडल को इंगल्फ कर गई। यानी कि जैसे मान लीजिए एक ये कैंडल बनी और अगली कैंडल ने इसको इनगल्फ कर दिया, मान लीजिए ऊपर की तरफ, ये यहाँ से पूरी इस तरीके से बन गई, तो ये हम इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इनगल्फ यानी गिट, मतलब उसे निगल लेना इस पूरे सर कैंडल। सर हाँ, स्लाइड सर सॉरी टू इंटरप्ट, स्लाइड विजिबल नहीं है इनगल्फिंग की। ओके ओके, ठीक है। अभी जैसे अब आ रहा है अनुज जी, जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी, ठीक है, ये मान लीजिए रेड कैंडल बनी अपनी। अनुज अभी दिख रही है? सर आपकी ड्राइंग तो दिख रही है, लेकिन जो स्लाइड है वो अभी भी हैमर पैटर्न और हाँ हाँ, इन्वर्टेड। हैमर की है, हैमर की, इनगल्फिंग की नहीं, हैमर की ड्राइंग दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट इनगल्फिंग का मतलब हो गया कि अगली कैंडल जो बनेगी वो पूरी की पूरी इसे इनगल्फ करके बन गई। अभी से हम एक बार ऐसा करते हैं ना, हम एग्जाम्पल समझते हैं, लाइव एग्जाम्पल में हम ढूंढते हैं इसको। हम चलते हैं पैटर्न में, अब देखते हैं यहाँ पे हम इनगल्फिंग को ढूंढते हैं, लाइव हमें समझ में आ जाएगा।
और जिस दिन जितनी ज्यादा इनगल्फिंग बनेगी उतना वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है उस दिन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हैमर जैसा बना है, थोड़ा सा ये छोटा हैमर है और यहाँ से ये रिवर्सल आया। और अब ये एक और यहाँ पे समझने की चीज है कि हैमर कहाँ पे बन रहा है। हैमर अगर डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो वो ऊपर जाता है, और अप ट्रेंड के बाद अगर हैमर बन रहा है तो वो नीचे आने के चांसेस होते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये पुट ऑप्शन का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट नहीं है, ये 24,400 की पुट ऑप्शन का चार्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे एक हैमर बना इन्वर्टेड, दो बना, तीन बना, और देखिए ये बार बार हैमर ही बन रहा था ऊपर। यहाँ पे चार हैमर बने, तो ये चार हैमर ये इंडिकेट कर रहा था कि अब ये पुट ऑप्शन और ऊपर नहीं जाएगी। और यहाँ से देखिए ये 90 रुपए से ये पुट ऑप्शन कितनी आ गई, 70 रुपए आ गई। तो ये लाइव मार्केट में भी आप इसको मतलब बेसिकली ये वर्क करती हैं। और हैमर और इनगल्फिंग ये दोनों बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। अगर मान लीजिए बार बार इन्वर्ट हैमर बन रहा है ऊपर के लेवल पे, तो इसका मतलब वहां से वो नीचे आ सकती है मार्केट, और नीचे के लेवल पे हैमर बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए काइंड ऑफ हैमर है, एग्जैक्ट नहीं है बट कुछ हद तक बना है, ये है, फिर यहाँ पे बना है। तो इस ये भी एक बनने की कोशिश हुई है, और ये कंसोलिडेशन होने के बाद ये मूवमेंट मिली। तो ये क्लियर था कि कॉल्स मतलब ये बेसिकली पुट ऑप्शन में आपको यहाँ से, और बाकी डेटा भी नेगेटिव है, पीसीआर का डेटा भी नेगेटिव है, ये वीवैप है, ये वीवैप है इसका, पुट का वीवैप है। तो ये पुट के वीवैप के ऊपर भी मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान आउट कर सकते हो बहुत ज्यादा। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं है। मतलब सेबी का डेटा बोलता है कि 90% लोग लॉस करते हैं, डेटा फैक्ट है, वो सही बात है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत टफ चीज है। ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, या फिर हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, या हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या हमारे पास ये टूल्स नहीं होते हैं, जिसके कारण भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे देखें, क्या देखें। तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी, ये टूल्स होगा देखने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि 90% लोग लॉस करेंगे। अगर ये टूल और ये चार्टिंग जैसे मान लीजिए वेबिनार में जितने भी लोग हैं सभी लोग यूज करने लग जाएं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 60% 70% लोग प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे जो आज के दिन में वेबिनार में प्रेजेंट है। और केवल 20-30% ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो मेथड को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए। बट अगर आप फॉलो करेंगे और आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी, तो ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाना भी ऐसा नहीं है कि 90% लोग लॉस कर दें, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि इनगल्फिंग क्या है। बाकी और डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो देखिए लिमिटेड टाइम है, 1-1.5 घंटे के वेबिनार में मैं तो कोशिश करता हूं कि जितना ज़्यादा आपको अपने लाइव एक्सपीरियंस से दे पाऊं वो देने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं बड़ी लंबी लंबी लिस्ट भी बना के लाता हूं कि ये डिस्कस करूंगा, ये डिस्कस करूंगा, ये डिस्कस करूंगा, बट सारी चीज़ नहीं हो पाती है। बट फिर भी क्योंकि हम डिटेल में बात करते हैं और एक एक चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये इस तरीके से आप इनगल्फिंग और हैमर, ये दो को आप यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है? स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा। स्टॉप लॉस हंटिंग में बहुत लंबा हैमर बनता है, बहुत लंबा, कई बार हैमर बनेगा ये इस तरीके से। ये देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग का मैंने एग्जांपल लिया है। ये इस तरीके की सिचुएशन जब भी बनेगी, बहुत लंबी सी वीक रहेगी, ये इस तरीके से रहेगा। तो ये आप मान के चलो जैसे ही ये हाई कटेगा बहुत लंबा मूव आता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इतने बड़े मूव में लोगों की पोजीशन कट गई है। जितने भी छोटे छोटे ट्रेडर हैं, स्मॉल स्मॉल ट्रेडर हैं, ये सारे ट्रैप हो गए हैं और उनकी पोजीशन स्क्वायर अप हो चुकी है, और उसके बाद रैली बनती है। तो ये तो इस तरीके का हमें कैंडल्स में देखना होगा कि इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है। तो और अभी मैं आपको ढूंढ के भी दिखा दूंगा, बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे मिल जाएंगे। और उसके बाद आपके पास एक होमवर्क भी है कि आप अगर मान लीजिए चार्ट्स पे देखें तो इस तरीके का ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेंगे। एक इस तरीके का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। अब ये देखिए, ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि ये रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सारे लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं
या जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हैं जो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं, या जितने भी सिस्टम्स हैं जो ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और वहीं से ये रिवर्सल कैंडल बन गई और ये रिवर्स होती चली गई और मार्केट गिरती चली गई। तो ये भी कई बार हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके का भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बाउंस आया है इसमें क्या वॉल्यूम आया है, क्या ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, पीसीआर का क्या इंपैक्ट आया। अब ये बाउंस आता है, कई बार पीसीआर चेंज ही नहीं होता है, तो इसका मतलब वो बेकार है, ये फॉल्स है बाउंस। तो इस तरीके से आप डेटा स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। तो भैया मेरा अगर मैं लॉस करूंगा तो इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट होगा, अगर आप प्रॉफिट करोगे तो इंस्टीट्यूशन को लॉस होगा। तो हमारी जो फाइट है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ है, इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने एक लाइव एग्जाम्पल लिया है स्टॉप लॉस हंटिंग का। ये आज से 3 4 5 महीने पहले का है, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग देखिए यहाँ से हुई और यहाँ से फिर ये रैली बनी बहुत फास्ट, और उसके बाद मार्केट 300-400 पॉइंट की रैली बनी थी नेक्स्ट 2-3 दिनों में। तो ये वीवैप से था, डेटा पॉजिटिव था, पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था, ये मूव हुआ और ये देखिए फास्ट 100 पॉइंट की मूव आई, एसएल हंटिंग, फिर बाउंस, फिर बाउंस, फिर बाउंस। तो इस तरीके का मूव को हम लोग लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं डेटा को देख के, और उसके ऊपर फिर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इसके लिए आपके पास एडवांस डेटा होना जरूरी है, पाइथन, C++, उससे डेटा डेरिवेशन हम लोग करके करते हैं। अब स्टॉप लॉस हंटिंग को आप मिटिगेट कैसे कर सकते हो, इसको कैसे बच सकते हो, उसका कुछ टेक्निक आप समझ लीजिए। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है तो वाइडर स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा भाई, और तो कोई उपाय नहीं है। हंट कोई जबरदस्ती जानबूझ के अगर हंट करने आएगा ही तो छोटा स्टॉप लॉस तो हंट हो ही जाएगा। कोई जानबूझ के अगर आपका, मान लीजिए हम गाड़ी से जा रहे हैं, कोई सामने वाला ये चाहेगा कि नहीं मैं इसकी गाड़ी में धक्का मार ही दूंगा, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, वो आएगा ही। तो उसी तरीके से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, डेटा के साथ ले रहे हैं, और कोई ग्रुप ऑफ ट्रेडर, बड़े ट्रेडर्स ये चाहेंगे कि नहीं आज हम मार्केट में रिटेल का स्टॉप लॉस हंट कर ही देंगे, तो उस केस में तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा, कोई उपाय नहीं है। तो क्या तो आप बड़ा स्टॉप लॉस रखिए जो बड़ा पेनफुल है, बड़ा स्टॉप लॉस रखना। दूसरा है कि आप लॉस हो गया, कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ तो लॉस बुक करके निकलिए, दोबारा रिवर्सल हो तो दोबारा ट्रेड में लीजिए। मैं जनरली क्या करता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है तो स्टॉप लॉस काट दो भाई, लॉस हो गया तो निकल जाओ, फिर दोबारा रिवर्सल दिखा तो दोबारा ट्रेड में घुस जाओ। क्योंकि वाइडर स्टॉप लॉस रखना बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम प्रॉफिट बुक करेंगे 20 25 30 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस आप रख लेंगे 40 पॉइंट का, तो वो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मैच नहीं करेगा। और अगर आपने 50-50% भी प्रॉफिट बुक किया तो नेट में आप लूजिंग हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप छोटा ही स्टॉप लॉस पे ट्रेड करें। अब एक बोला जाता है कि मेंटल स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। मेंटल स्टॉप लॉस का मतलब सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाइए, क्योंकि सिस्टम में जब आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो एल्गो आपका सिस्टम स्टॉप लॉस को बहुत हद तक देखने की ताकत रखता है। आज के जमाने में एआई है, और अगर हम सब्सक्राइब करें तो हम 20 डेप्थ 100 डेप्थ मार्केट की देख सकते हैं। तो 100 डेप्थ का मतलब हो गया कि जितने भी ऑर्डर्स नीचे दिख रहे हैं वो देखे जा सकते हैं। तो उस केस में कौन से लेवल पे सबसे बड़े स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, जहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स खड़े हैं, ये सब आज के जमाने में देखा जा सकता है। उसके लिए एडवांस डेटा आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो उसकी जगह, स्टॉप लॉस लगाने की जगह आप कई बार मेंटल स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, ताकि आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में न लगा हो। दूसरा, स्टॉप लॉस एक राउंड फिगर नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 90 का स्टॉप लॉस रखते हैं, उसकी जगह आपको 89.10 रखना चाहिए। आप अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं तो उसकी जगह 99.90 रखना चाहिए। तो राउंड फिगर की जगह आप फ्रैक्शनल फिगर पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बुल स्प्रेड्स कर लिया, बियर स्प्रेड्स कर लिया, कैलेंडर स्प्रेड्स कर लिया, हेजिंग स्ट्रेटजीज जिसमें बोलते हैं। तो हेजिंग में स्टॉप लॉस हंट करना टफ है, क्योंकि हेजिंग में स्टॉप लॉस हंट करेगा अगर बड़े प्लेयर्स, तो भाई उनको भी लॉस आएगा। तो भाई, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऑप्शन हेजिंग वाली स्ट्रेटजी करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हंट करना उसमें टफ है। फिर एक होता है वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस, यानी कि एटीआर और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्टॉप लॉस निकाला जाता है कि कितना मार्केट का एटीआर चल रहा है, और जो भी एटीआर है उससे बाहर आप स्टॉप लॉस निकालते हो। तो वो और एडवांस लेवल हो गया। सबसे सिंपलेस्ट मेथड अगर आए तो जो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मैनेज है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है डे लो का जो ऑप्शन का प्राइस है उसका स्टॉप लॉस रखिए, और वो हंट होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे आप हम लोग को देखते होंगे, अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में हैं
या अगर आप टीवी पे भी मेरे ट्रेड्स देख रहे हैं, तो जनरली जो भी मेरा स्टॉप लॉस होता है वो डे लो के नीचे होता है। मैं अभी एक एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है। मैं भी एक एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हम्म। अब जैसे देखिए, ये मैंने अभी आपके सामने ऑप्शंस का ग्राफ लिया है 24,400 के पुट ऑप्शंस का। ठीक है, अब मान लीजिए ट्रेड ये लेवल पे एंट्री किया, तो स्टॉप लॉस आप देखेंगे तो आज हम लोगों ने क्या किया था, 61 पे पुट लिया था ये वाली, और स्टॉप लॉस रखा था 40 रुपए का। और नॉर्मली क्या होता, अगर मान लीजिए ये 50 भी आती ना तो मैं लॉस काट के निकल जाता, मैं रुकता नहीं। बट मैं 40 इसलिए स्टॉप लॉस जानबूझ के देता हूँ कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हमारे स्टॉप लॉस लेवल को देख नहीं ले। और अगर ये 40 के नीचे जाने का मतलब, आप सोच रहे हैं ये 40 के नीचे जाने का मतलब ये पूरा डे लो, यानी कि ये जितनी भी पोजीशन बनी सब फंस जाएगी। तो मोस्टली ये वाला लेवल कटना बहुत मुश्किल है, जो डे लो के नीचे अगर डेटा है और डेटा के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं तो डे लो का लेवल कटना मुश्किल है, क्योंकि पोजीशंस ऑलरेडी बन चुकी है मार्केट में। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस रखने का तरीका है आप डे लो के नीचे रखें। और उसके लिए आप क्या करें, आप उन्हीं स्ट्राइक में ट्रेड कीजिए जो डे लो से बहुत ज्यादा दूर आपको नहीं मिल रही है। अब आप कई बार देखते होंगे कि हम एट द मनी नहीं लेते हैं, हम आउट ऑफ मनी ले लेते हैं। हम आउट ऑफ मनी क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जब हम नजदीक की लेते हैं तो वहां पे मेरे को डे लो मिलता है 30, 35, 40 पॉइंट दूर, तो मेरा स्टॉप लॉस डे लो ही होगा। तो अगर मैं करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वहां से डे लो अगर 40 पॉइंट नीचे है, तो मैं 40 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकता ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में। तो इसलिए हम आउट ऑफ मनी में चले जाते हैं, जहां पे मुझे स्टॉप लॉस मिलता है करीब 10 से 15 पॉइंट का ही, ताकि डेल्टा कम होती है। तो इस तरीके से आप छोटे स्टॉप लॉस पे रख सकते हैं। और जैसे मेथड्स तो कई मैंने बताया कि आप वाइडर यूज कर सकते हैं, एटीआर यूज कर सकते हैं, मेंटल स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, आप एटीआर बेस्ड यूज कर सकते हैं, वॉलिडिटी स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। बट वो सब कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि डे लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। टेक्निकली आप देखिए डे लो जो आ रहा है उससे नीचे रखिए। दूसरा, एंट्री कीजिए वीवैप पे। तीसरा, आप देख लीजिए कि जो डे लो है और उससे जहां आपका एंट्री लेवल है इससे डिस्टेंस कितना है। जैसे मान लीजिए ये लो है, ये लो है, ठीक है, और ये आपका एंट्री पॉइंट है। इन दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। इन दोनों का डिस्टेंस अगर मान लीजिए 15 से 20 रुपए का है, जो आपका कंफर्टेबल है स्टॉप लॉस लेवल, तो आप इस ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस मान लीजिए 35 पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस 35 पॉइंट है, तो ये स्टॉप लॉस में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं भाई, मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूं 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस में। तो उस समय मैं वो स्ट्राइक ट्रेड ही नहीं करूंगा, मैं वही स्ट्राइक ट्रेड करूंगा जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का बनता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जो भी ट्रेड आते हैं, किसी का भी स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता है, और वो सारे के सारे स्टॉप लॉस डे ले का होता है। तो ये सारे लॉजिक्स हैं जिसको आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सारी चीजें प्रैक्टिकल है, कुछ भी थ्योरी में बात नहीं कर रहा हूं। जो चीज हर दिन लाइव मार्केट में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वही चीज आपसे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है, क्या करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम फटाफट फटाफट एंड करते हैं, बहुत सारा फिर नहीं तो कॉम्प्लिक ज्यादा हो जाएगा। अब हम अगले क्योंकि ऑलरेडी देखिए 8:15 हो गए हैं, हमें क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं। अब मैं बहुत सारी चीजें लिख के लाया था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, फ्लैग पैटर्न, वॉल्यूम, अर्निंग्स, कन्फ्लुएंस। ये अब आज हम नहीं कवर कर पाएंगे, अगले वेबिनार में फिर से हम इसे लेंगे। इसका क्या करेंगे, जो आज का वेबिनार है इसी का हम पार्ट 2 रख लेंगे, ताकि बाकी चीजों को हम अच्छे से डिस्कस कर पाए। अगर आज ही मैं लेने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट 15 मिनट में, तो जो चीजें हैं वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएगी, और मैं भी फास्ट जाऊंगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि इसी वेबिनार का हम नेक्स्ट पार्ट 2 रख लेंगे, और जिसमें जो पॉइंट्स छूट गए हैं उसे हम एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में समझेंगे। क्या ये बेहतर होगा, या ये बेहतर होगा कि हम फटाफट आज ही 10-15 मिनट में फास्ट डिस्कस कर लें। आप कमेंट में या चैट में लिख सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं आज ही 10-15 मिनट में सारे पॉइंट्स कवर कर दूं, या पार्ट 2 रखें जिसमें डिटेल में हम डिस्कस करें।
चैट में आप यस लिख सकते हैं तो आज ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सर मेजर रिस्पॉन्सेज सेकंड पार्ट के आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए जो करना चाहिए अच्छे से करना चाहिए, समझ में आए तभी बढ़िया है, क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकल है। तो हम इसका पार्ट 2 रख लेंगे, ताकि जो पॉइंट्स, कई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको आगे मैं दिखा देता हूं। क्योंकि पॉइंट्स इसमें बेस्ट क्या है, अर्निंग्स वाले पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें अर्निंग्स पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, उस समय एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी कैसे देखना चाहिए। और एक पॉइंट में छूट गया, गैप वाला, कि गैप जब मार्केट में होती है ना, तो उस समय जो विक्स का कॉरिलेशन मैंने शुरू में बताया था कि हम विक्स को कैसे देखेंगे और किस तरीके से आप ये पकड़ सकते हो कि जो गैप हुई है वो रियल गैप है या फेक गैप है, या उसमें क्या करना चाहिए, ये सब हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, सो दैट हम एग्जाम्पल के साथ उसको कवर कर पाए। अभी हम अनुज जी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आंसर भी हो जाए सबके, और हम पार्ट 2 में बाकी जितने चीजें हैं, वॉलेटिलिटी है, विक्स है, ऑप्शन स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट टेकिंग है, इन सब चीजों को हम अगले पार्ट 2 में ले लेंगे। तो उसमें भी करीब 1-1.5 घंटे हमें लग ही जाएंगे इनमें। तो अनुज जी हम क्वेश्चन आंसर पे अब चलते हैं, आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना बढ़िया सेशन प्लान करने के लिए। और इसका सेकंड पार्ट जैसे कि आप सभी लोग जो अटेंड कर रहे हैं उनको भी इंतज़ार रहेगा और हमको भी इंतज़ार रहेगा कि आप सेकंड पार्ट इसका लेकर आएँ। साथ ही मैं जो भी अटेंड कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सारे एप्रिसिएशन के मैसेजेस हमको मिल रहे हैं चैट बॉक्स पर, उसके लिए धन्यवाद। तो सर अभी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही है कि सब लोगों को ये लगता है कि कोई बेस्ट इंडिकेटर मिल जाए या बेस्ट टाइम फ्रेम मिल जाए या बेस्ट पीसीआर का सिनेरियो क्या रहेगा, तो आपके हिसाब से बेस्ट होता भी है या नहीं होता, या हम लोग को सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्टिमाइज? बेस्ट होता है अनुज जी, और जो बेस्ट है वही मैंने आज डिस्कस किया, और जो बेस्ट है वही मैं यूज कर रहा हूँ और वही बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो पीसीआर से बेस्ट कुछ है ही नहीं। आप पूरे मार्केट में कितनी भी काम कर लो, मैंने तो इतने 16-17 साल लगा दिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स कई हो सकते हैं, बट जितना मैं कॉन्फिडेंट हूं और जितना मैंने सीखा है, पीसीआर से अच्छा इंडिकेटर नहीं है, इसे आप इंप्लीमेंट कीजिए। बाकी तो बेस्ट का तो कोई एंड नहीं है, बेस्ट तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। वीवैप, दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट। और बाकी आपकी टाइमिंग है, एंट्री है, बट मैं जहां तक सीखा हूं या मैं जहां तक जानता हूं, उसके हिसाब से बेस्ट पीसीआर और वीवैप है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान यही रखिए, रिवर्सल पे लीजिए, कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड कीजिए। सर इसी बात पर फिर कंफर्मेशन की आपने बहुत बात करी, तो कंफर्मेशन कैंडल में हमको पैटर्न देखने हैं, वॉल्यूम्स देखना है, या फिर कुछ नहीं, दस पीसीआर? मिनट 10 मिनट का रिवर्सल कैंडल देखना है। अगर मान लीजिए पीसीआर का डेटा नेगेटिव है तो हम पुट लेंगे, तो हम ये देखेंगे कि निफ्टी बाउंस होने के बाद 10 मिनट का पिछले कैंडल को जहां से भी वीवैप से रिवर्स किया तो इनगल्फ कर गया क्या, पिछले कैंडल का लो कटा कि नहीं कटा। बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए तेजी का डेटा है, तो वीवैप के आसपास मार्केट अगर आ गई, तो वहां पे ये देखना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट हुई, नीचे आई, नीचे आके वापस जब बाउंस करेगी तो पिछले कैंडल का हाई कटना चाहिए। हाई कट गया, 10 मिनट का आप कैंडल यूज कीजिए, 10 मिनट के कैंडल से काम हो जाएगा। इंट्राडे हम यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा लंबा कैंडल आधे घंटे का भी काम नहीं करेगा, 15 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, 10 मिनट के कैंडल में काम चल जाएगा अपना। सर इसमें बहुत सारे अटेंडीज का क्वेश्चन है कि टारगेट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और क्या पैरामीटर्स बहुत टारगेट बढ़िया डेफिनेशन के? बहुत बढ़िया, देखिए ऑप्शन में थीटा वैल्यू होती है, इसलिए टारगेट आप बड़े उसमें नहीं ले सकते। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेरा अपना मेथड आपको मैं बताता हूं। सपोज कीजिए मैंने 60 रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदी। अब मैं 60 रुपए का जोड़ता हूं कि मुझे 25 से 30%, यानी 30% कितना होता है 60 रुपए का अनुज जी, 30% कितना हुआ, 18 रुपए। सर यानी 60 + 18 कितना हुआ, 78 रुपए। 78, 78, यानी 70। मुझे 25 से 30% का प्रॉफिट जो भी स्ट्राइक में खरीद रहा हूं, अगर मुझे मिलता है एक दिन में, इंट्राडे में, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका एक दिन में 2 घंटे में 25% प्रॉफिट मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा। बाकी लालच का तो कोई भाई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए एट द मनी में कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 150 रुपए की कॉल ऑप्शन ली, उसका 25% निकालिएगा तो कितना होता है, 150 का 25% कितना हुआ अनुज जी,
₹37। सर 37.5 रुपए हुआ सर। 37.5 इंटू 150 कितना हुआ जी? सर 150 प्लस प्लस 37। प्लस 178 वही आसपास। हाँ, 180 185 आ गया। हाँ 185। सिंपल रूल देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है, जितनी सिंप्लिसिटी रहेगी उतना टेंशन कम रहेगी, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा। अगर आप ऐसा मानते हैं कि इंट्राडे में आपको 25-30% बहुत अच्छा प्रॉफिट है, अगर आप ऐसा मानते हैं, एक्सपायरी वाला दिन अलग चीज है, एक्सपायरी वाले दिन डिफरेंट मैटर है, एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी होता है, 25-30% एक्सपायरी वाले दिन अगर आप नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं तो अलग मैटर है। तो ठीक है, अगर आज के ही दिन कर रहे हैं जिस दिन एक्सपायरी है तो वहां डिफरेंट कैलकुलेशन होती है। बट मान लीजिए आप एक्सपायरी के पहले कर रहे हैं और फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, इन पीरियड में कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 25 से 30% पे अपनी 50-60% पोजीशन काट देते हैं, फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बाइंग प्राइस इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप 40%, 50%, 60% पे राइड कर सकते हो। तो एक थंब रूल आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करना चाहिए कि जो भी स्ट्राइक में ले रहा हूं, उस स्ट्राइक का 25 से 30% की रेंज में मैं अपनी 70% पोजीशन काट दूंगा, और 25% पोजीशन आप रख सकते हैं विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ बाइंग प्राइस, और फिर उसको आप अपनी मर्जी से खेलते रहिए। क्लियर? सर आज ही का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है सर। एक अटेंडी ने पूछा है कि जैसे आज हमने देखा कि रिलायंस, HDFC, LT ने काफी हद तक प्रेशराइज करा निफ्टी को, और ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म करा। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या ट्रेडिंग इसमें चेंजेस होने चाहिए कि जिससे कि निकल कर। देखिए, अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रॉडर मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है भाई। अगर मैं निफ्टी ऑप्शन कर रहा हूं तो निफ्टी ऑप्शन में मेरे लिए 10 शेयर ही इंपॉर्टेंट है। एक तो निफ्टी इंपॉर्टेंट है और निफ्टी के 10 शेयर इंपॉर्टेंट है, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ठीक है, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये जो 10 स्टॉक है ना, इनको मिला के होता है 65%। अब पूरी दुनिया इसके बाहर मान लीजिए बढ़ रही है और ये 10 स्टॉक गिर रहे हैं, तो मेरे लिए कोई काम के नहीं है। तो जो आपने पूछा कि ब्रॉडर मार्केट चल रही है, तो ठीक है, ब्रॉडर मार्केट लॉन्गर टर्म के लिए सही है कि वो ब्रॉडर मार्केट ठीक है, तो लॉन्गर टर्म का व्यू अपनी अलग बात हो गई। बट अगर मान लीजिए निफ्टी के स्टॉक गिर रहे हैं, तो मैं अगर ऑप्शन ट्रेडर हूं और मुझे इंट्राडे करना है, तो मैं तो निफ्टी के 8 स्टॉक्स पे ही फोकस करूंगा, मुझे ब्रॉडर मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मुझे कैरी फॉरवर्ड करना होता तो मैं ब्रॉडर मार्केट पे फोकस करता कि हाँ भाई, मुझे ऑप्शन कैरी करनी है, तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है। बट अगर इंट्राडे करना है, प्योरली इंट्राडे करना है, तो 10 स्टॉक के अलावा कहीं देखने की जरूरत ही नहीं। सर इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये आता है कि जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या किस तरीके से रिस्क टू आप रिवार्ड लगता है रेशियो देखिए, आपको वीवैप पे लेना है और आपको मेजर करना है कि लो से वीवैप के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर मान लीजिए 10-15 रुपए का डिफरेंस है, 20 रुपए का डिफरेंस है, तो वो ट्रेड आप ले सकते हैं और उसमें आपका टारगेट वही 30%, 35% तक बैठेगा। यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इंट्राडे में आपका जो 50% पोजीशन है उसके ऊपर 1:1 ही बनेगी, और बाकी जो अगली 50% बच गई उसको आप राइड कर सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि ऑप्शन में मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बुक में लिखा होता है कि 1:2 होना चाहिए जी, 1:3 होना चाहिए, वो बुक में ही चलता है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो 1:2 तक रुकना ही पॉसिबल नहीं है। आपको 30-35 रुपए प्रॉफिट अगर मिल रहा होगा और उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी तो सारा प्रॉफिट ऑप्शन में चला जाता है। तो ये थ्योरेटिकल है कि 1:2 मतलब कि भाई होना चाहिए 1:2, 1:3। इंपॉर्टेंट है कि आपका हिट रेशियो अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि आप कम से कम 50% पोजीशन 1:1 पे बुक कर लें, बाकी जो 50% है उसको आप 1:2, 1:2.5 तक राइड कर सकते हैं। सर पीसीआर के टाइम फ्रेम को लेकर काफी सवाल हैं कि 15 मिनट का नॉर्मली होना चाहिए, 3 मिनट, 5 मिनट। तो क्या किस तरीके से डिफाइन अपन लोग कर सकते हैं? देखिए, मैं तो देखता हूँ भाई 15 मिनट, कई लोग 3 मिनट देखते हैं, बट मैं 15 मिनट देखता हूँ, और चार्ट देखता हूँ 10 मिनट और 15 मिनट। क्योंकि 15 मिनट में क्या होता है, बहुत सारी फालतू की वॉलेटिलिटी निकल जाती है। अब मान लीजिए मैं 3 मिनट देखूँ तो हर 3 मिनट में पीसीआर तो चेंज हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि 15 मिनट का ही चार्ट देखिए आप, और 15 मिनट का पीसीआर देखिए, और पीसीआर के स्लोप पे नजर रखिए। मेनली क्या है कि पीसीआर का जो स्लोप है, जैसे ऑटो रेंडर के अंदर आप देखेंगे पीसीआर का स्लोप आता है, वो क्या आता है मैं आपको दिखाता हूं अभी, 1 मिनट। अच्छा, मेरे पास अभी लॉगिन नहीं है, ठीक है। आप पीसीआर अगर आप ऑटो रेंडर यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप जाके देखिएगा, पीसीआर का स्लोप आता है। तो वो स्लोप इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान रखना है। एक
और बाकी आप 15 मिनट पे यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया था कि फिबोनाची का कौन सा लेवल बेस्ट है। हाँ तो बेस्ट वही। फिबोनाची का जो लेवल बेस्ट है वो 50 से लेके 60% के बीच में कहीं पे भी रिवर्सल मिले वो बेस्ट है। सबसे बेकार लेवल जो है वो भी जानना जरूरी है, 33% वाला रिट्रेसमेंट पे कभी मत ट्रेड कीजिए, वो सबसे मोस्ट फेलिंग लेवल है। यानी 33% वाला 10 में से 8 बार फेल हो जाएगा, और 50% वाला 10 में से आपको ये मान के चलिए कि 5 बार तो सही देगा प्रॉफिट, और अगर 61% मिलता है तो 10 में से 6-7 बार वो प्रॉफिट दे जाता है। तो मोस्ट रिलायबल 61%, यानी 50 से 60 के बीच में एक्यूरेसी 60-65% मिलेगी, और 33% वाले में कोई एक्यूरेसी नहीं है। और सर अभी मतलब स्टॉक ऑप्शंस में किस तरीके का अपन डिफरेंस रख सकते हैं? अभी आपने जितनी भी बात करी वो इंडेक्स को लेकर थी, तो स्टॉक ऑप्शंस में किस तरीके के अपन चेंजेस देख सकते हैं सर? देखिए, स्टॉक ऑप्शंस में तो आपको स्टॉक का ट्रेंड देखना पड़ेगा, और स्टॉक्स के लिए ओवरऑल थोड़ा सा ट्रेंड, उसमें डिलीवरी डेटा वगैरह देखना पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स का पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी अलग है, क्योंकि वहां पे वीकली एक्सपायरीज होती है, तो टाइम डिके इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरीज है, वहां पे बहुत सारी हेजिंग्स है, वहां पे बहुत सारे कवर्ड कॉल राइटिंग भी करते हैं लोग, वहां पे डायरेक्शनल प्ले भी काफी हेज फंड्स के थ्रू होती है, और हेजिंग भी बहुत होती है, तो वहां पे पूरा डिफरेंट गेम है। वहां पे पीसीआर को अलग तरीके से स्टडी किया जाता है, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं स्टडी करते हैं जैसे हम लोग इंडेक्स में करते हैं। और वहां पे डेटा को हम डिलीवरीज डेटा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा वॉल्यूम्स के डेटा पे फोकस करते हैं। तो उसके लिए पूरा अलग ही मतलब डिस्कशन है, वो तुरंत में आंसर नहीं हो सकता, बट ये आप यहाँ पे आंसर करने के लिए आपको, अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका डिलीवरी डेटा और डिलीवरी ब्रेकआउट्स पे अगर आप लेंगे तो आपको ऑप्शंस में एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। अ, सर जहाँ तक रिकॉर्डिंग का सवाल है, वो रिकॉर्डिंग एक आप। क्वेश्चन आ रहा है अनुज जी, बहुत हाँ। अच्छा क्वेश्चन है कि मैं बिगिनर हूँ, ऑप्शन में कहाँ से शुरुआत हाँ करूँ। तो कहाँ आप ट्रेडिंग? आप बिगिनर हैं तो आप पहले नॉलेज से शुरुआत कीजिए। कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, मेरे ही वीडियो मिलेंगे, नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज। तो वहां पे आप वीडियो स्टडी कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टोपीडिया में आप ऑप्शंस को स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज को स्टडी कीजिए, और आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हेजिंग स्ट्रेटजी से आपको स्टार्ट करना चाहिए, जैसे बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड। मेनली बेसिकली क्या है कि फोकस ये होना चाहिए कि नॉलेज बढ़े, नॉलेज लेने के बाद करें। जब भी आप नॉलेज लेने स्टार्ट करना हो तो आप पीसीआर को जरूर इंप्लीमेंट करके स्टार्ट करें। आप नए ट्रेडर हो तो बिना पीसीआर के ऑप्शन में जंप नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब भी आप स्टार्ट करें तो आप एक एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, 2 लॉट 3 लॉट से मत कीजिए। चौथी बात, जब भी आप ट्रेड करना चालू करें, आप करंट वीक को छोड़ के अगले वीक में कीजिए, करंट वीक में मत कीजिए। अगर आप नए हैं तो अगले वीक में करेंगे तो आपको टाइम वैल्यू का नुकसान नहीं होगा। पांचवी बात, अगर आप नए हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन कभी भी ट्रेड मत कीजिए। नो ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस इन ऑप्शन। छठी बात, अगर आप नए हैं तो ओवरनाइट ऑप्शंस कभी भी जीवन में कैरी मत कीजिए, नेकेड ऑप्शंस। अगर आप कैरी करना है तो बुल स्प्रेड्स, बियर स्प्रेड कर सकते हैं, मगर नेकेड ऑप्शंस, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, प्रॉफिट नहीं आया, लॉस में है तो कैरी कर लिया, ये गलती कभी भी मत कीजिए। सातवीं बात, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिएगा, महीने 2 महीने देखने के बाद ही आपको कैपिटल बढ़ाना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो अगर अगर आप नए हैं तो ध्यान में रख सकते हैं। सर बुक्स को लेकर काफी क्वेश्चंस हैं सर, कि कौन सी बुक्स ठीक हैं, अच्छी हैं पढ़ने के हिसाब से, वही, समझने के हिसाब से? देखिए, एक तो है ऑप्शंस में बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी, मैंने कई बार रिकमेंड की है। अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज करना चाहते हैं तो बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, 1-2 बुक में दिखाता हूँ, आप लोग होल्ड कीजिए। जस्ट 1 मिनट में निकाल रहा हूँ, और एक नहीं मिल रही यार, कहाँ गई वो।
मिल गई। देखिए, सबसे अच्छी बुक जो आप पढ़ सकते हो ये है जॉन मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस पे। ये बड़ी सिंपल और सबसे अच्छी बुक है, और जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है। जॉन मर्फी की है, अमेजोन में मिल जाएगी, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप फोटो खींच लीजिए। ये तो हो गई टेक्निकल्स के लिए, क्योंकि बिना टेक्निकल जाने ऑप्शन ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो आप खुद से ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहना होगा। तो अगर आपको खुद से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो और कोई तरीका ही नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बन सकता। अच्छा, दूसरा, ऑप्शंस के बारे में समझना है और डिटेल में ग्रीक समझना है, ज्यादा कुछ जानना है, तो ऑप्शन एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये मैकमिलन की है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसको भी आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको मतलब लगेगा अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, मतलब वंडरफुल बुक है ये। और ये बुक कितनी बार भी पढ़ लो खत्म ही नहीं होगी। ठीक है। और तीसरी, मैं ये बेसिकली तीन ही है, जो और तो बहुत सारी हो सकती है, बट जो बेस्ट है वही मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए, पढ़ते पढ़ते फट गई, ये इतनी अच्छी बुक है। और ये मुझे किसी ने अपने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी, और ये बहुत अच्छी बुक है, द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। इनकी दो तीन बुक आती है, गे गाय शोहन, COHEN के नाम से है, आप फोटो खींच सकते हैं, द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, अमेजोन में मिल जाएगी। तो इनकी 4-5 बुक इन्होंने लिखी है, बट ये बेस्ट है, बाकी भी मैंने एक्सप्लोर की है। बट इसमें क्या है कि हर मार्केट के लिए स्ट्रेटजीज है आपके पास, मतलब आप अगर बुलिश करना चाह रहे हो, देखो इसमें इनकम स्ट्रेटजीज भी है, बुलिश स्ट्रेटजीज भी है, बियरिश स्ट्रेटजीज भी है, कई तरीके का इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए मुझे वॉलेटिलिटी स्ट्रेटजीज करनी है तो क्या है, जैसे देखो आप, अगर आपको मान लीजिए वोलेटाइल स्ट्रेटजीज करनी है तो क्या है, तो बहुत सारा मतलब अच्छा है, आप धीरे धीरे करके एक एक करके मंगा के पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप तीनों एक ही बार मंगाए। बट ये है कि अगर ऑप्शन में आना है तो टेक्निकल तो सीखना ही पड़ेगा, और बाकी बिना पढ़े तो भाई पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर आप, हाँ एक चीज और, आपको ये फ्री में भी मिल जाएगी, PDF वगैरह आप ढूंढ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बुक ही मंगाएं। मैं तो बुक का शौकीन हूँ, तो मैं मंगाता हूँ और फिर मुझे अच्छी लगती है अपने लाइब्रेरी में रखना। बट आप क्या कर सकते हैं, आप PDF भी ढूंढ लेंगे, बहुत सारी बुकें आपको, ये तीनों की तीनों बुक अवेलेबल है ऑनलाइन PDF पे, तो वो बुक भी आपको PDF पे फ्री में मिल जाएगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है अनुज जी। यस सर, थैंक यू सर। सर बस जाते जाते ये सवाल तो सबके मन में भी है कि क्या 26,000 का लेवल हम लोग इस वीक देख पाएंगे सर? भाई इस वीक तो जरूरी नहीं है आप देख पाएंगे, बट आने वाला फ्यूचर में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ओवरऑल क्या है, मार्केट में है तेजी, मार्केट में मंदी का कोई साइन तो दिख नहीं रहा है। अब जैसे क्या हुआ पिछला महीना आप देखेंगे तो जून में क्या था, जून में पूरा कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में रैली हुई। अभी जुलाई चालू हुआ है, तो जुलाई का शुरू का 10 दिन तंग करेगा मार्केट। भाई सबको फंसाना भी तो है, मार्केट में बार बार मंदी दिखाएंगे तभी तो लोग ट्रैप होंगे, शॉर्ट साइड फंसेंगे, फिर हम शॉर्ट कवरिंग कराएंगे जुलाई के एंड में, मतलब ऐसा पॉसिबल है। तो ये बेसिकली हो सकता है, जैसे जून में क्या हुआ था, पूरे के पूरे 10 दिन में सबको शॉर्ट करा करके जून में मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ गई। मेरा मानना है कि जुलाई में भी ऐसा ही कुछ होगा। फर्स्ट हाफ डल रहेगी, साइडवेज रहेगी, थीटा डीके होगा, मार्केट ऊपर नीचे आप करती रहेगी, स्टॉक्स कभी चलेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और जुलाई एंड तक आपको फिर से नए लेवल्स ही दिखेंगे, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब आने वाले समय में दिवाली वगैरह आएगी तो नए हाइस की तरफ ही जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल डेटा भी पॉजिटिव है, रोल ओवर भी पॉजिटिव है, FIs का डेटा भी पॉजिटिव है, वर्ल्ड के मार्केट्स में भी ब्रेकआउट हो रहा है। 12 के विक्स पे चिंता क्या है, 13 की विक्स है, तो 13 की विक्स पे कोई चिंता ही नहीं है मार्केट में। अगर ये विक्स 20-22 होती तो डर भी होता, तो 12-13 की विक्स पे कहीं भी कोई चिंता नहीं है। तो मुझे तो मार्केट में अभी कहीं कोई ऐसा डेटा देख के नहीं लगता कि कोई चिंता वाली बात है। मैं तो यही मान रहा हूँ कि 26,000 के दर्शन होंगे, समय लगेगा मगर दर्शन जल्दी हो जाएंगे।
जी अनुज जी। थैंक यू सर। हम लोग भी यही होप करते हैं कि जुलाई में हम लोग 26,000 का लेवल एक बारी और देखें और अच्छा, मार्केट हाई बने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, उसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो आप एक बार लिंक शेयर कर हाँ दीजिए। मैं आप लोग जो चाहते हैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो फ्री में जी बिजनेस पे ट्रेड आता है 12:45 12:50, उसे जरूर ट्रेड करें। या अगर आप वहां पे नहीं आप चाहते हैं तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मानसून ऑफर चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, जल्दी ही। डिस्काउंटेड ऑफर है, आप एक बार एक्सप्लोर करके देख ये लीजिए। और नहीं तो फिर जी बिजनेस पे तो ट्रेड आ ही रहा है, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आप लोग आज आए, इस वेबिनार में बहुत मजा आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी आपका धन्यवाद। भी, और एसएमसी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कल के सीए डे के लिए आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू सभी ऐसे सी। ही आपका नॉलेजेबल सेशंस हमको मिलता रहे, जी यही अटेंडीज की तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है। और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। सी यू अगेन विद इन पार्ट 2। पार्ट 2 में मिलते हैं और मजे करेंगे वहां पे। थैंक यू वेरी मच।